एक छोटे से गांव में शारदा नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटा और बहू के साथ रहा करती थी। बेटा रमेश खेत में काम करने जाया करता था। शारदा रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसे उसकी सहेली सावित्री मिलती है। अरे शारदा, कैसी हो? सावित्री, तुम बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। हाँ शारदा, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। और सब कैसा चल रहा है? बहू कैसी है? सेवा तो करती है ना? हाँ, 2 महीने पहले ही हुई है। तुम तो शादी में नहीं आई। अरे शारदा, मैं तो आना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी। अच्छा, कोई बात नहीं। और बताओ ना शारदा, बहू कैसी है? मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसे घर के सारे काम आते हैं। मेरी बड़ी सेवा करती है। मुझे एक काम तक को हाथ नहीं लगाने देती। रोज गर्मा गर्म भोजन पहले मुझे परोसती है, फिर बाद में दोनों पति पत्नी खाते हैं। अरे शारदा, तेरे तो भाग खुल गए जो इतनी अच्छी बहू मिली। चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतनी अच्छी बहुत जो मिली है। हाँ सावित्री। फिर सावित्री वहां से चले जाती है। शारदा चिंता में पड़ जाती है और सोचती है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर शारदा घर की ओर निकल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद शारदा की बहू सुमन शारदा से कहती है, आ गई महारानी। इतनी देर तक कहाँ थी? बहू, वह मेरी एक सहेली मिल गई थी। उससे बातें करने लगी तो देर हो गई। अच्छा, तो ये बात है। बाहर जाकर अपनी सहेली से मेरी चुगली कर रही थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा। मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती हो। नहीं बहू, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बड़ी आई, चलो जल्दी से खाना लगा दिया है, खा लो। फिर शारदा खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन खाने में सिर्फ नमक और बासी रोटी होती है। तो मन से कहती, यह क्या बहू, यह रोटी तो बासी है और यह नमक तुम्हारे सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे बेटे ने खाना खा लिया है तो सब्जी नहीं बची है। और यह रोटियां कल रात की ही तो है। फेंक देती तो खाने की बर्बादी होती ना। तुम्हारा बेटा कितने मेहनत से कमाता है, दिन रात खेत में काम करता है, तो मैं उन्हें यह रोटियां नहीं दे सकती थी। और मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई। मेरे पेट में दर्द होने लगा तो इसीलिए यह रोटी आपके लिए रखती थी। अब जो है सो है, खा लेना, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर सुमन वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शारदा को बहुत बुरा लगता है। शारदा को वह सूखी रोटियां नहीं खाई जाती। वह खाना रख देती है। फिर कुछ देर में शारदा का बेटा रमेश आता है। माँ, तुमने खाना खा लिया? आज तो सुमन में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई थी। हाँ बेटे, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा तो पेट ही भर गया। सच में सुमन के हाथों में जादू है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो माँ, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। ऐसा कहकर शारदा की आंखों में पानी आ जाता है। वह सोचती है, जो बेटा बहू के मोह में अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी कहने का क्या फायदा। मैं कुछ भी कहने जाऊंगी तो बहू मुझे ही 4 बातें सुना देगी कि मैंने पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया। क्या बात है माँ?
क्या सोच रही हो? परेशान भी दिख रही हो। कुछ नहीं बेटे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जरा मालिश का तेल दे दो, मैं लगा लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये क्या माँ, सामने ही तो रखा है। तुम इतना भी नहीं कर सकती। मैं अभी अभी काम पर से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। शारदा को बहुत बुरा लगता है। वह अपने पति को याद करते हुए कहती है, काश आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते। आप क्यों चले गए? अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, तो आज मेरा यह हाल ना होता। देख रहे हो अपने बेटे को, जो अपने पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने माँ की तकलीफ नहीं दिखती। मैं उसे बहू के बारे में कुछ भी कहती तो वह अपने पत्नी की ही तरफदारी करता है। आज तक उसने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या बात है सुमन, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और सिर में भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ। आपका ख्याल रखना, माँ जी के खाने पीने का ख्याल रखना और उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखना, और घर का काम। दिन भर मुझे बहुत सारे काम होते। माँ जी को क्या है, वह दिन भर सिर्फ आराम फरमा है, ये नहीं कि मेरा थोड़ा हाथ बटा दे। अच्छा उसकी छोड़ो, मैं तुम्हारा सर और पांव दबा देता हूँ। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देख मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ का क्या है, वह तो आज है, कल नहीं। उनकी उम्र हो चली है, उनकी छोड़ो। ये सारी बातें शारदा सुन लेती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वाह बेटे, जब मैंने तुझसे मालिश का तेल लाने को कहा तो तुझसे इतना भी नहीं हुआ। मुझसे कहकर गया कि सोने जा रहा हूँ। तुझे तेरी पत्नी का दुख दिखता है, माँ का नहीं, और यहाँ अपने पत्नी के पांव दबा रहा है। वह बहुत उदास होकर सोने चली जाती। फिर अगले दिन सुनिए जी, मेरे रिश्तेदार के यहाँ आज शादी है। मुझे शादी में जाना है। मुझे एक बहुत अच्छी महंगी सी साड़ी चाहिए और कुछ गहने भी मेरे पास बहुत कम गहने हैं। मुझे शादी में सबसे अच्छा दिखना है। सुमन, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, उसमें से कोई पहन लेना। और वैसे भी शादी तो तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार की है। ठीक है, मत दिलाओ, मैं कोई पुरानी सी साड़ी पहन लूंगी। सोच लो, शादी में इतने लोग होंगे, मुझे पुरानी साड़ी में देख औरतें बातें बनाएगी, आपकी ही बदनामी होगी। और अगर मैं नई साड़ी और बहुत सारे गहने पहन कर गई तो आपका ही नाम होगा कि देखो सुमन का पति सुमन को कितने ठाठ से रखता है। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास इतनी पैसे नहीं है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे माँ के पास बहुत पैसे हैं। वह कभी अपने अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती। शायद उसने उसमें बहुत सारा पैसा छुपा रखा है, उससे वह सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? पर मुझे नहीं लगता उनके पास कोई पैसे हैं। थोड़े बहुत होंगे। तुम उनसे कहना कि पिछले साल जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और अब तक चुकाया नहीं है। जमींदार उस पैसे के लिए रोज आकर धमका रहा है। इतना सब कहने के बाद भी अगर आपकी माँ ने पैसे नहीं की दिया तो उसे भी से हम घर से निकाल देंगे। कोई माँ इतनी कठोर नहीं रह सकती कि अपने बेटे को तकलीफ में देखकर भी पैसे ना निकाले। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। फिर रमेश शारदा के पास जाकर मुंह लटकाकर बैठ जाता है। शारदा पूछती है, क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, आपको नहीं पता, लेकिन मैंने जब आप बहुत बीमार थी
तब जमींदार से कर्जा लिया था। अभी तक मैं चुका नहीं पाया हूँ। जमींदार मुझे रोज धमका है, परेशान करता है और मैं कहां से उसके पैसे चुकाऊंगा। खर्च अभी इतना पर आ गया है कि कोई पैसा ही नहीं बच पाता। इतने कम फसल में घर चलाना और आपकी दवाई का खर्च उठाना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं जमींदार? आज मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देकर गया है। उसे पैसे नहीं मिले तो हमारा घर ले लेगा। तुम इतना परेशान मत हो बेटा। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बुरे समय में काम आएंगे। इसी वजह से मुझे दिए थे और इससे बुरा समय क्या हो सकता है। तुम वह पैसे ले लो और जमींदार का कर्ज चुका दो। ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी कुछ तो मदद हो ही जाएगी। और फिर शारदा पैसे दे देती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है और उन पैसे साड़ी खरीद लेती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सुमन सोचती है, इस बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा। परेशान हो चुकी हूँ मैं इससे। मैं इस घर पर केवल मेरा अधिकार चाहती हूँ। इस बुढ़िया को जब भी देखती हूँ मेरा खून खोल उठता है। पता नहीं यह कब मरेगी। ऊपर से इसकी दवाई का खर्च, यह मर जाएगी तो इसकी दवाई के पैसे बच जाएंगे। ऐसे तो यह बुढ़िया दवाई के चक्कर में हमें कंगाल करके छोड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा। सुमन जानबूझकर शारदा से टकराकर नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर। तुम कैसे गिर बहू? तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अजी सुनते हो, तुम्हारे माँ ने मुझे नीचे गिरा दिया। रमेश दौड़कर वहां आता है। ये क्या कर रही हो बहू? मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो अपने आप से ही गिर गई। देखा आपने, आपकी माँ कितना झूठ बोल रही है। मैं क्या नाटक कर रही हूँ। मुझे सच में बहुत चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है। यह क्या है माँ? आपने उसे क्यों गिराया? आप देखकर नहीं चल सकती थी? आप इसे खास पसंद नहीं करती, लेकिन यह क्या तरीका हुआ? उसे कितना दर्द हो रहा है, ऊपर से आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। वह बेचारी दिन भर कितना काम करती है। वह जानबूझकर अपने आप को चोट क्यों पहुंचाएगी? जरा तो सुमन, तुम चलो यहाँ से। अब तुम आराम करो, सारा काम माँ संभाल लेगी। ऐसा कहकर रमेश सुमन को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। शारदा को इतना बुरा लगता है कि उसे रोना आ जाता है। कमरे में जाकर सुमन रमेश से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने देखा नहीं आज मांझी ने मेरे साथ क्या किया? मुझे लगता है वह मुझे मार देना चाहती है। आपको नहीं पता, जब आप घर पर नहीं होते हो तब मांझी से ठीक तरह से बात तक नहीं करती। हर वक्त मुझे ताना देती है। आपकी माँ है, इसीलिए मैं सह जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। अगर आज मुझे सर पर कहीं चोट लग जाती तो मैं मर ही जाती। ऐसा क्यों बोलती हो सुमन? मरे तुम्हारे दुश्मन, मरने की उम्र माँ की है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना। आप तो दिन भर काम पर रहते हो, आपको क्या पता चलेगा? अगर किसी दिन सच में उन्होंने मुझे मार दिया तो तब आप क्या करोगे? रह लोगे मेरे बिना? सुमन माँ ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा मत सोचो। आपको क्या पता कि आपकी माँ कैसी है? दिन भर मैं उनके साथ रहती हूँ। आपके सामने वह कुछ नहीं बोलती, अच्छा होने का दिखावा करती है। मैं कहती हूँ कि आज कीरी घर में या फिर मांझी। सुमन, मैं उन्हें इस उम्र में कहां भेजूं? मैं भी रोज की कीट कीट से परेशान हो चुका हूं। मेरी बात सुनो, हम उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते। फिर क्या करें? उन्हें सीधा ऊपर ही भेज दो, ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। यह तुम क्या कह रही हो सुमन? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है। वह हमारे ऊपर बोझ ही बन गई है। देखते नहीं उनकी दवा के चक्कर में हमारे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। हमें अभी से पैसे बचाने पड़ेंगे। हाँ सुमन, शायद तुम सही कह रही हो।
वैसे भी उन्हें पिताजी की बहुत याद आती है। जब देखो तब उनकी तस्वीर के सामने रोती रहती है। वह भी तो यहाँ खुश नहीं है। उन्हें भी मुक्ति ही मिल जाएगी और तुम भी यही चाहती हो। हाँ, तो क्या आप तैयार हो? मेरी बात मानेंगे? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम बस बोलो, करना क्या होगा? कल जाकर बेहोश होने वाली दवाइयाँ मुझे लाकर दे दो। मैं उनके खाने में मिलाकर दे दूंगी। जैसे वह बेहोश होगी, आप उन्हें सम न जाकर जला देना। मांझी बेहोश रहेंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और रात के समय डर के मारे कोई शमशान के पास नहीं जाता। केसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर लोग पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि वह अपने किसी रिश्तेदार की यहाँ गई है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगले दिन रमेश दवाई लाकर सुमन को दे देता है। उस दिन सुमन शारदा का मनपसंद खाना बनाती है। आज इस बुढ़िया का आखिरी दिन है, इसकी मनपसंद सब्जी बना देती हूँ। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। आज मैंने सब आपकी पसंद का बनाया है। शारदा को शक होता है। वह सोचती है, आज तक तो बहू ने मुझे कभी अपने मनपसंद सब्जी रोटी नहीं खिलाई, तो आज कैसे? रोज तो मुझे बासी खाना देती है। कुछ तो गड़बड़ है जरूर। इस खाने में कुछ मिलाया है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, लेकिन कभी तो मुझे उसके हाथ का खाना ही पड़ेगा। कितने दिन भूखे रहूंगी और कहाँ जाऊंगी? हे भोलेनाथ, मैंने तेरी बहुत भक्ति की है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई होगी तो मैं यह खाना खाकर भी मैं जीवित रह जाऊंगी, अन्यथा मुझे मरना भी स्वीकार है। सब आपके ऊपर छोड़ रही हो। प्रभु मेरी रक्षा कर लेना, नहीं तो मुझे मार देना। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मौत भी मंजूर है। ऐसा सोचकर शारदा खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद बेहोश हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर रमेश उन्हें एक बोरी में बांधकर शमशान ले जाता है और उन्हें लकड़ी पर लेटा देता है। जैसे ही वह माचिस निकालने जाता है तो उसे पता चलता है, अरे यार, माचिस तो घर पर ही भूल गया। जल्दी से घर जाना पड़ेगा, कहीं इसे होश ना आ जाए। फिर वह माचिस लेने घर की ओर निकल पड़ता है। ये क्या, आप इतने जल्दी वापस आ गए? अरे मुझे जल्दी से माचिस दे दो। मैं माचिस घर पर ही भूल गया। जल्दी करो, नहीं तो उसे होश हो जाएगा। यहाँ शारदा को होश आ जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके बेटा बहू ने उसे मार देना चाहते हैं। शारदा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो बहुत रोने लगती है। हे भगवान, मुझे होश क्यों लाया? मुझे मर जाने दिया होता। ऐसे बेटे के साथ रहने से तो अच्छा मैं आज मर ही जाती तो अच्छा होता। अपने बेटे को आते देख शारदा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अंधेरा होने के कारण रमेश को ठीक से दिखाई नहीं देता। रमेश खाली लकड़ी को आग लगाकर वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद सुमन पूछती है, काम हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया। ऐसा कभी हो सकता है तुमने कुछ कहा हो और मैंने ना किया हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी तो सारी चिंता ही मिट गई और मेरी भी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम दोनों बड़े ही आराम से रह सकते हैं। अब कोई झगड़ा या तकलीफ नहीं होगी। आप जैसे को अपने पति के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। आपने यह सब मेरी खुशी के लिए किया है। मैं आपको कभी आपके माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उनसे भी कहीं गुनाह आपका ख्याल रखूं। आपको हमेशा खुश रखूंगी। इधर शारदा सोचती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी?
मेरा तो कोई है भी नहीं। फिर से घर गई तो फिर से मुझे कुछ न कुछ करके मेरी जान ले लेंगे। हे भोलेनाथ, आपने बचाया है, जिंदगी दी है, तो आगे का रास्ता भी आपको ही दिखाना पड़ेगा। मेरी मदद कीजिए प्रभु, कर कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहां पर कुछ चोर आ जाते हैं। उनके पास एक पोटली होती है जिसमें चुराया हुआ सामान होता है। सावित्री उन्हें देख पेड़ के पीछे छुप जाती है। वह चोर आपस में बड़बात करते हैं। यहां पैसे गिन लेते हैं और बाकी का सोना बांट लेते हैं। यहां हमें कोई नहीं देखेगा, यह तो शमशान है। यहां कौन आने वाला है, चलो यही बैठ जाते हैं। लेकिन भाई, यहां भूत तो रहते होंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। इंसानों से बच जाएंगे, लेकिन भूतों से कैसे बचे? अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना भूत, तू कुछ नहीं होता। सब कहने की बात है, आज तक तूने कभी भूत को देखा क्या? नहीं ना, तो क्यों डर रहा है? चुपचाप बैठ यहां। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अगर यह सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरे बेटा बहू मुझे फिर से मारने की कोशिश नहीं करेंगे। इस धन की लालच में वह मेरी सेवा करेंगे, मुझे कभी मारने की सोचेंगे भी नहीं। शारदा उन चोरों को डराने के लिए पेड़ के पीछे से डरावनी आवाज निकालती है। आवाज सुनकर वो चोर बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी एक चोर बोलता है, अरे हमारा सामान तो हम वहीं छोड़ आए, चलो सामान तो लेकर आते हैं। अरे सामान की छोड़, अपने जान की सोच। वैसे सामान तो हम और चुरा लेंगे, लेकिन जान चली गई तो क्या करेंगे? तू भूल गया हम शमशान में हैं, यहां तो भूत रहते होंगे। तभी पेड़ के पीछे से शारदा बाहर निकलती है। चोर उसे अंधेरे में देखकर और भी डर जाते हैं। तू सच कह रहा है भाई, ये तो चुड़ैल है, भागो यहां से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं और फिर पैसे की पोटली शारदा ले लेती है और सोचती है, मुझे आज रात यही रुकना पड़ेगा। आज की रात मेरे लिए शमशान से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ से गई तो शायद वह चोर मुझे रास्ते में कहीं मिल जाए और यह पोटली मुझसे वापस ले ले। मुझे यही रुकना पड़ेगा। वह चोर डर के मारे अब यहाँ नहीं आएंगे। मैं कल सुबह होते ही घर चली जाऊंगी। फिर अगली सुबह शारदा अपने घर की ओर निकल पड़ती है और दरवाजा खटखटाती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको मैं देखता हूं। जैसे ही रमेश दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से आवाज तक निकल नहीं पाती। मां यहां कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्यों रे नालायक, क्या हुआ? अब तेरे बोलती क्यों बंद हो गई? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? जो तो अपने माँ को जिंदा जलाने चला था। तेरे जैसे ही संतान होने से अच्छा था भगवान मुझे बांझ ही रखता। मुझे माफ कर दीजिए मां, मैंने सुमन के कहने पर किया था। मेरा तुझे मारने का कोई इरादा नहीं था। तभी सुमन वहां पर आ जाती है। शारदा की पोटली से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं। सुमन ये सब देख लेती है, सोचती है, बुढ़िया बच कैसे गई और उसके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए? मुझे लगता है पोटली में और भी सोने के सिक्के होंगे, पता नहीं कहाँ से लेकर आई है। मुझे इस सोने के सिक्कों का पता लगाना पड़ेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा नाटक कर लेती हूँ। माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया। मुझसे अपराध नहीं, पाप हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी, मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है। आपके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ।
हम दोनों रात भर नहीं सो पाए। हमें अपने के पर बहुत पछतावा है। आपको पता नहीं, आपको जिंदा देखा हम दोनों को बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हम दोनों बहुत पछता रहे थे। आपको होकर हमारी मति मारी गई थी। जो हमने आपके साथ ऐसा किया, हम अपनी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। माँ जी, हमें एक मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। शारदा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। फिर सुमन रमेश से कहती है, ये बच कैसे गई? आपने ऐसे कैसे जलाया था? ये कैसे घर आ गई? मैं भी इसी सोच में हूं सुमन, कि ये कैसे हो गया। कहीं माँ ने गांव में किसी को बता दिया तो हमारा क्या होगा? मेरी बात सुनो माँ जी, कुछ नहीं बताएगी। मैंने माफी मांगने का नाटक ही ऐसा किया है। और आपने देखा, जब वह वापस आई तो उनके पास एक पोटली थी, और उस पोटली में से सोने के सिक्के भी गिर गए थे। क्या बात कर रही हो सुमन? पोटली तो थी उनके पास, लेकिन सोने के सिक्के, ये कैसे हो सकता है? उनके पास कहां से आए? इसका मतलब पोटली में और भी धन होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, हम मांझी से वह पोटली निकलवा होगी। हमने जो उनके साथ किया, उसे देखकर तो वह हमें कुछ नहीं देने वाली। उसके लिए हमें उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, उनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी, ताकि वह पिछली बातें भूल जाए और उस पोटली का राज बता दे कि वह पोटली कहाँ से आई है। तुम ठीक कहती हो सुमन। तुम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी बात की कोई कमी मत रखना, अच्छा अच्छा खाना बनाकर देना, उनकी बहुत सेवा करना। यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। फिर क्या था, अगले दिन से ही शारदा की सेवा शुरू। माँ जी, मैंने गर्मा गर्म खाना लगा दिया है, आप खा लो। आपका मनपसंद खाना बनाया है। आज से रोज आप जो कहेंगे घर में वही बनेगा। उस दिन की तरह इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? तुम्हारा क्या भरोसा? अरे नहीं नहीं माँ जी, उस दिन के लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले तू खा, मैं खाऊंगी, और हाँ, मेरी थाली में से खा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो मैं खा लेती हूँ। फिर सुमन थाली में से एक दो निवाले खा लेती है और शारदा से बोलती है, अब तो खाना खा लीजिए माँ जी। अब तो मैंने खाकर दिखा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। अब तो मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। शारदा खाना खाने लगती है। फिर शाम को रमेश घर आता है और शारदा से कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे घुटनों में दर्द तो नहीं है ना? आप कहो तो मैं मालिश कर दूं। अरे नहीं बेटे, भोलेनाथ की कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। कोई जरूरत नहीं, तू जा खाना खा ले। सुमन, क्या तुमने माँ को खाना दिया? हाँ, माँ ने कब का खाना खा लिया है, आप खा लीजिए। ठीक है। और एक बात सुमन, माँ को हमेशा सबसे पहले खाना देना, उनको दवाई भी खानी होती है। मेरी माँ को किसी भी बात की तकलीफ ना हो, और उनकी दवाई की पर्ची निकालकर मुझे कल दे देना। जी ठीक है। सुमन शारदा के पास जाकर बोलती है, माँ जी, एक बात पूछूं? आपके पास जो पोटली है उसमें क्या है? वो तो एक राज है, जो समय आने पर ही बताऊंगी। तू जा, यहाँ से जाकर सो जा। माँ जी तो बता ही नहीं रही है कि आखिर उस पोटली में है क्या, और पोटली चुराने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रही। मुझे लगता है और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर बताएंगे। माँ जी, आपकी चाय बन गई है। अच्छा, पहले तो पीकर बता, फिर मैं पीऊंगी। ये क्या माँ जी, आप मेरी झूठी चाय पियेंगे? हाँ, पी लूंगी। जहर पीने से अच्छा है कि मैं तेरी झूठी चाय पी लूंगी। कम से कम जिंदा तो रहूंगी।
इसी तरह शारदा की सेवा होने लगती है। शारदा को वक्त पर खाना और दवाई मिलने लगती है। शारदा बहुत खुशी से रहने लगती है। एक दिन वक्त सोचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ यह सब सेवा क्यों चल रही है। यह लोग मेरी पोटली मुझसे पाना चाहते हैं। इन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं, बस पोटली की लालच में मेरी सेवा किए जा रहे हैं। नहीं तो यह लोग मुझे जिंदा जलाने चले थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन फिर से सुमन शारदा से पूछती है, माँ जी अब तो बता दीजिए, इस पोटली में क्या है? अब तो आपको हम पर थोड़ा सा भरोसा हो गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती हूँ। शारदा पोटली खोलकर दिखाती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और पैसे भी होते हैं। कितना सारा धन कहाँ से आया, किसने दिया? जब रमेश मुझे आग देकर वहां से चला गया था, तब उस अग्नि में से एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने मुझे यह सारा दिन दिया है। वह जानते थे मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। फिर मेरी कहानी सुन उन्हें मुझ पर तरस आया। शायद इसलिए उन्होंने मुझे दिया होगा। सुमन सोच में पड़ जाती है और बोलती है, माँ जी आपने इतना ही धन क्यों मांगा? और धन मांग सकती थी। मैं बूढ़ी हूँ, ना तो मुझसे ज्यादा वजन उठा या नहीं गया, इसलिए जितना ला सकूं उतना लाया। अच्छा ये बात है। आप आराम कीजिए माँ जी, मैं अभी आती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। अजी सुनते हो, मैंने उस पोटली के बारे में पता लगा लिया है। फिर सुमन रमेश को सारी बातें बता देती है और उसे कहती है, माँ जी की तो मती मारी गई थी जो इतना ही धन लेकर आई। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आप एक काम करो, आज रात को आप मुझे चीता पर लटकर अग्नि देकर वहां से घर चले आना। जैसा कि मांझी ने बताया था कि उस शक्ति को पता चल जाता है कि वहां आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, तो वह मुझे मरने नहीं देगा और फौरन अग्नि में से प्रकट हो जाएगा। फिर मैं उसे ढेर सारा धन मांग लूंगी और वापस आ जाऊंगी। फिर तो हमारी ऐश ही ऐश है। फिर इस बुढ़िया का भी काम तमाम कर देंगे। इसकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास बहुत सारा धन भी रहेगा, तो खेत में आपको काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या बोलते हो? हाँ तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैं भी तुम्हारे पास ही रुकता हो। नहीं, आप वहाँ नहीं रुकेंगे। माँ जी अके ही थी। अगर आपको देखकर वह देवता नहीं आए तो हमारे सारे किए कराए, पर पानी फिर जाएगा। थोड़ी देर की तो बात है, मैं धन लेकर वापस आ जाऊंगी। और याद रहे, माँ जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर दोनों रात के समय वैसा ही करते हैं। रमेश सुमन को अग्नि देख वहां से घर चला जाता है और फिर सुबह हो जाती है। सुमन अब तक घर नहीं आती। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। फिर शारदा सुमन के बारे में पूछती है तो रमेश बोलता है, माँ एक बात बताओ, उस दिन शमशान से आप इस समय तक घर आ गई थी ना? हाँ मैं तो आ गई थी, लेकिन तू उस दिन के बारे में क्यों पूछ रहा है? और बहू कहाँ है? अरे माँ, तुम्हारी बहू तो तुम्हारे बात सुनकर कल रात को शमशान चली गई। जैसे तुम्हें मैंने चिता को आग लगाकर वापस आ गया था, मैंने उसे भी आग लगाकर घर आ गया। उसने कहा कि वह तुमसे भी ज्यादा धन मांग कर लाएगी, और देखो ना अभी तक नहीं आई है। हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया? अब क्या उसकी राह देख रहे हो? वापस नहीं आने वाली। यह सब तुम्हारे लालच के वजह से हुआ है। तुम दोनों लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम अपने पत्नी को चिता पर आग देकर आ गए। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं थी कि वह लग कर मर जाएगी। मुझे तो मेरे भोलेनाथ ने बचाया था क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी के कर्म ऐसे हैं कि उसे कोई भगवान नहीं बचा सकता। यह तुम्हारे कर्म की सजा है। और उस दिन की सारी घटना रमेश को बताती है कि वह पोटली उसे कैसे मिली थी। रमेश माथा पकड़ लेता है और जोर जोर से रोने लगता है।